सर, अस्थाना बोला था। वह एकदम देहाती नहीं। गांव की जॉइंट फैमिली में कोल्हू के बैल की तरह जुटी रहती है। दिन और शाम ढले आंखें मूंद कर पड़ जा। अभी तू बच्चा है मेरे बिहारी पुत्र। रवि ने उसके कंधे पर ढोल जमाते कहा था, उस्तादी लटके सीख। जब कोई औरत आंखें बंद कर लेटी रहे तो उसे सोया हुआ मत समझा कर। हॉल की छत ठहाकों से उड़ने को हो गई थी। नेगी, जोशी, राणे, पुरी और अस्थाना सभी रवि के ठहाकों में बहकर स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल भूल गए। एयरबेस से उड़े विमानों की एरियल यानी हवाई फोटोग्राफी से बने नक्शे के सहारे मेजर वर्मा ने टीम की आखिरी ग्राफिंग भी की थी। छिटकी चांदनी वाले हल्के कोहरे की रात में टीम को पैराशूटों से दुश्मन के इलाके में उतारा गया था। चुपचाप। यह लालगढ़ सेक्टर का कुख्यात इलाका था, घुसपैठिया का स्वर्ग। भूतों की तरह सभी फूलन पास के उस दर्रे तक पहुंचे थे जहां उनका टाइगर वह गुफा थी, जहां उनका टाइगर निशाना वह टारगेट जोन वह गुफा थी। सूचना पक्की थी कि इसी गुफा में घुसपैठिए टिकते थे। रात होते ही अवसर पाते ही वे भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश किया करते थे। संगीनों की छाया में यह एक बेहद खतरनाक और गुप्त ऑपरेशन था। जरा सा खटका होते ही उन्हें दुश्मन के इलाके में घिर जाना। जवाबी कार्रवाई का मतलब खुले तौर पर युद्ध को निमंत्रण देना। 1 किलोमीटर दूर से ही घुटनों और कुहनी के बल रेंगते हुए वे पांचों पहाड़ी गुफा की ओर बढ़ रहे थे, पर चौकस दुश्मन ने शायद उन्हें भांप लिया। पता नहीं भीतर कितने लोग थे। गुफा के भीतर से तड़फड़ाती आवाजों के साथ गोलियां छिटकी थी। अस्थाना से थोड़ी चूक हो गई थी। उसे 2-3 गोलियां लग गई थी और उसने रवि की गोद में ही दम तोड़ दिया था। मरते वक्त अस्थाना के होठों पर बस अपनी नवविवाहिता पत्नी का नाम भर आ सका। इसके बाद तो रवि जैसे आपे से बाहर हो गया था। बिना कोई आदेश मिले ही वह गले में ग्रेनेडों की माला सी लटकाए कोहरे में गुम हो गया था। मेजर वर्मा तो सशंकित ही हो उठे थे कि शायद रवि भी खेत रहा। ऐसे ऑपरेशन में पीछे मुड़कर देखने या किसी को तलाशने का वक्त ही कहाँ होता है, पर नहीं, रवि सक्सेना तो मानो हाराकीरी ही करना चाहता था, आत्मघात। अचानक रवि उस गुफा के ऐन मुहाने पर खड़ा दिखा था। बस क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए थे मेजर वर्मा। यह तो सरासर आत्महत्या थी, कंप्लीट सुइसाइड। वे फायरिंग द्वारा रवि को कवर करने की स्थिति में भी नहीं थे। कुहासे में उसे अपनी ओर की ही गोली लग सकती थी। अभी वे कोई फैसला भी नहीं कर पाए थे कि कोहरे की हल्की परतों में से चांद झांका था।
रवि ने झुके झुके आगे की ओर दौड़ लगाई थी। कोई 10 मीटर दूर बची होगी वह गुफा। उसके दोनों हाथों में थमे ग्रेनेड्स की पिन फिल्मी अंदाज में दांतों से ही खींच निकाली थी और पूरी ताकत से उन्हें गुफा के दहाने पर झोंक दिया था। अभी ग्रेनेड्स उसके हाथों और गुफा के बीच हवा में ही थे कि गुफा के भीतर से रेड 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 की आवाजों के साथ गोलियों की बाढ़ सी छूटी थी। आग में घी का काम किया था। अगले ही क्षण भीषण धमाके से हिल उठी थी पूरी पहाड़ी। शायद भीतर रखे ढेरों असह्य थे जिन्होंने विस्फोट किया था। धक्क से उड़ गई थी पूरी गुफा और जमीन पर गिरने से पहले छलनी छलनी होता रवि का शरीर भी हवा में कलाबाजियां खाता दिखा था। जीप अब सरपीली पहाड़ी सड़क से नीचे लुढ़कती हुई छावनी का मुख्य द्वार क्रॉस कर रही थी। अनुशासन के मामले में हिटलर कहे जाने वाले मेजर वर्मा की आंखों में भी जैसे कोहरा तेरा है। वे बुदबुदा उठे। पुअर बॉय। आपने कुछ कहा क्या? मिसेस गोम्स ने उनकी ओर देखा। नहीं तो क्यों? मेजर वर्मा ने स्वयं को संभाला। जीप गेस्ट हाउस के पोर्टिको में जा लगी। जीप का इग्निशन ऑफ करते हुए मेजर वर्मा जीप से उतरे। आइए मिसेस गोम्स, आइए। मिसेस गोम्स मेजर वर्मा के साथ इमारत के भीतर की ओर बढ़ गई। सुबह कैप्टन रवि सक्सेना की अंत्येष्टि पूरे सैनिक सम्मान के साथ होनी थी। सारी तैयारियां पूरी करने के बाद लगभग आधी रात को निवृत्त हुए थे मेजर वर्मा। अब अतिथिशाला के कमरे में गोल टेबल के इर्द गिर्द बैठे थे सभी। मेजर वर्मा, मेजर पुरी, कैप्टन राणे और रवि के मित्र नेगी, जोशी और पॉल। माफी चाहती हूँ, मैं भी कोरोना से संक्रमित तो नहीं लेकिन अफेक्टेड ज़रूर हूँ। मौसम ख़राब और घर में बंद। दोस्तों, कोरोना के इस दोपहर में मैं आपको सुना रही हूँ राकेश कुमार सिंह की कहानी खत। आप मेरी ही तरह कहानी में डूबे होंगे। यह कहानी शहादत के गिर्द है। आगे सुनिए। मिसेस गोम्स खिड़की के पास वाली आराम कुर्सी पर अधलेटी सी थी। गेस्ट हाउस के उस कमरे में कतरा कतरा मौन टपक रहा था। सचमुच उस एक्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेजर वर्मा ने मौन भंग किया। दुश्मन को तो वैसे ही उस वार में भून दिया जाना था। कब्र तो बनती ही थी उनकी, पर रवि सक्सेना तो जैसे डेथ विश। मन की बात कौन जाने सर। कॉफी सिप करते नेगी ने मेजर वर्मा की बात को बीच में ही लपक लिया था। शायद नए नए ब्याहे अस्थाना की मौत ने उसे जुनूनी बना दिया हो। शायद अस्थाना की जगह वह स्वयं को देखने लगा हो। किसी की बीवी को अपने सम्मुख विधवा होते देखकर अपनी बीवी की कल्पना ने उसका मानसिक संतुलन हिला दिया। What rubbish! कैप्टन राणे ने मुंह बिचकाया। पर रवि की तो शादी ही नहीं हुई थी, फिर बीवी का सवाल ही कहा। यह आप क्या कह रही हैं मिसेस गोम्स? मेजर वर्मा के नेत्र उत्कंठा से उबल पड़े।
बाहर पहाड़ों में तेज हवा सीटियां सी बजाने लगी थी। ओ नो! यानी रवि बैचलर? यह कैसे हो सकता है? फिर यह खत हर हफ्ते बिना नागा। पॉल की आंखों में भी हैरत टपकने लगी थी। सारी गर्दनें मिसेस गोम्स की ओर घूम चुकी थी। सहज स्वर में कहा गया, मिसेस गोम्स का एक वाक्य जैसे बिजली के नंगे तार से सबके ज़ेहन से टकराया था। मिसेस गोम्स के झुर्रियों भरे चेहरे में करुणा से भीगी विषण्ण मुस्कान उठी, अक्टूबर की क्षीण धूप से। मोनालिसा की मुस्कान जैसी रहस्यमय। हाँ, मिसेस गोम्स बताने लगी, कॉलेज के दिनों में उसका किसी लड़की से अफेयर जरूर था, पर बात आगे बढ़ ही नहीं सकी। लड़की का फादर अनाथालय में पले बढ़े किसी ऐसे लड़के के साथ अपनी बेटी बांधने को हरगिज राजी नहीं था, जिसका कि न कोई भूत था न भविष्य, कोई खानदान नहीं, कोई घर नहीं, मजबूत वर्तमान तक नहीं। सो वहीं फिनिश हो गया था सब कुछ। उस रॉटन लव स्टोरी के तुरंत बाद ही रवि ने आर्मी ज्वाइन कर ली और फिर शादी वादी के बारे में कभी दोबारा सोचा ही नहीं सीरियसली। नेगी, जोशी, पॉल, सभी उपस्थित लोगों के चेहरे आश्चर्य, उत्तेजना और उत्कंठा से निखरे हुए। यानी रवि की वह बेफिक्री, वह जिंदा दिली एक मुखौटा थी, फॉल्स मास्क। फिर वो खत, मिसेस गोम्स? मेजर वर्मा ने विस्मय भरी आवाज में प्रश्न किया। वो लेटर्स रवि खुद ही लिखता था। मिसेस गोम्स तो मानो कई कई रहस्य यूं खोलती जा रही थी जैसे कोई कुशल जादूगर हैट में से खरगोश निकाल रहा हो। जब वह छुट्टियों में होम आता, हर रात एक खत लिखता था। ज्वाइनिंग के लिए वापस आते समय मुझे दर्जनों लेटर्स थमाते हुए कहता, मम्मी, मैं नहीं चाहता कि आर्मी में लोग मुझे लावारिस समझें। मोर्चे पर हर जवान के घर से पत्र आते हैं तो मुझे एक इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस होता है। फिर कौन लिखेगा लगातार हर हफ्ते मुझे चिट्ठियाँ? तुम्हारा साथ कांपता है ना, तुम्हारा हाथ कांपता है ना, तो मैंने तुम्हारी ओर से ये खत खुद अपने नाम लिख डाले हैं। हर हफ्ते इनमें से एक खत चर्च वाले लेटर बॉक्स में डालती है। इतनी तकलीफ तो मेरी खातिर जरूर उठा सकती है मम्मी, नो? मिसेस गोम्स की आवाज सुबकियों में डूब गई थी। पॉल, नेगी और जोशी भी द्रवित हो गए। थक की आवाज के साथ मेजर वर्मा ने कॉफी का मग टेबल पर रख दिया और हाथ जेब में धंसा दिया। जेब से रुमाल निकालने के निर्णय अनिर्णय के बीच झूलते हुए शायद ढूंढने लगे अपनी कमजोरी छिपाने का कोई ठोस बहाना। पूरी शिद्दत के साथ यह महसूस करने लगे कि अकेलेपन की एक सीमा के बाद आदमी सचमुच किसी से ढेरों बातें करने को आतुर हो उठता है, परंतु जब कोई सुनने वाला ही न हो तो या तो वह अपनी डायरियों के पन्ने रखता है या फिर लिखने लगता है रवि की तरह ढेरों खत। शायद खुद को ही चंद खतों के लिए इतना बड़ा खेद, चंद खतों के लिए इतना बड़ा खेद। थोड़े से
से अपनेपन भरे लम्हों को महसूसने के लिए इतना बड़ा झूठ? क्या सचमुच खतों की इतनी अहमियत होती है मोर्चे पर? हाँ, होती है। शायद हम उस चीज़ की कीमत कभी आंक नहीं पाते जो हमें सहज उपलब्ध होती। रवि ने अपने पीछे कुछ और नहीं छोड़ा सिवाय इस आखिरी खत के। ऐसा नहीं है मेजर, वह छोड़ गया है मेरे लिए ढेर सारी यादें, ढेर सारा प्यार और अपनापन, एक शहीद सिपाही की मां कहलाने का गौरव। वह कितनी बड़ी दौलत है, इसे तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि मेजर तुम मां जो नहीं बन सकते। Yes, ma'am, you are absolutely right. I am sorry, Mrs. Gomes. मेजर वर्मा की आवाज़ आर्द्र हो उठी। मिसेस गोम्स ने मेजर वर्मा से मिले रवि के उस अंतिम अनभेजे खत को लिखा। खत को खोला, लिखा था, डियर मम्मी, जीवन मौत का खेल खेलने जा रहा है। लौटने की उम्मीद बाकियों के लिए 50 पर मेरे लिए 100%। तभी तो तुम्हारे लिए टीक वुड की छड़ी और पश्मीने की शॉल खरीद रखी है मैंने। ठंड से बचना, बर्फ में कतई बाहर मत निकलना, वरना घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा। अगले हफ्ते आ रहा हूँ, इसलिए खाता मत डालना। वैसे मुझे पता है कि तुम्हें अच्छा लगता भी नहीं। विद लव, तुम्हारा मैं। मिसेस गोम्स को अक्षर धुंधलाते से लगे। कमरे में ब्लेड की धार सा पैना सन्नाटा घिर आया था। अब मेजर वर्मा के पास यह पूछने का हौसला नहीं बचा था कि रवि सक्सेना आखिर सक्सेना ही क्यों था। कोई डिसूजा, कोई राइट्स, कोई मैथ्यूज या फिर कोई गोम्स ही क्यों नहीं। पर किसी की मौत के बाद जब उसके पीछे रोने को कब्र में पांव लटकाए सिर्फ एक बूढ़ी औरत बच रही हो, तो ऐसे सवालों की कोई अहमियत रह भी नहीं जाती, कोई मायने नहीं रहते। आसमान मटमैला होने लगा था, सुबह होने को थी। सन्नाटे को थोड़ी देर के लिए भंग करती सुनाई पड़ी गढ़वाल रेजिमेंट के बिगुल की आवाज़। फिर एकदम खामोशी छा गई। बाहर पहाड़ों में तेज हवा, फिर सीटियाँ सी बजाई। तो दोस्तों, ये थी मेजर वर्मा के सवालों के साथ ख़त्म होती हुई रवि सक्सेना, शहीद रवि सक्सेना की भिगो देने वाली कहानी। कथाकार राकेश कुमार सिंह। जितनी खूबसूरत करुण रस की कहानी है, जितनी खूबसूरत इंसानी रिश्तों को उधेड़ कर रख देने वाली, खून के रिश्तों पर व्यंग्य कसने वाली कहानी है, उतना ही खूबसूरत इसका शिल्प है। आशा है कि कहानी आपको पसंद आई है। कहानी तो है ही शानदार और धारदार, दोस्तों, चीर देने वाली। और आशा है कि मेरा पाठ भी आपको बहुत नापसंद नहीं आया, अच्छा ही लगा। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।